अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना 9th क्लास का मैथ 1.1। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहता है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो मैट्रिसेस, उसके बाद उसका ऑर्डर। अगर हम मैट्रिसेस का पता चलाएंगे क्या है, उसके बाद ही हम पता चला सकेंगे कि उसका ऑर्डर कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं उसकी तारीफ। ठीक है। अच्छा जी, जो लफ्ज़ मैट्रिसेस है ना, वो मैट्रिक्स का जमा है। ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर। इधर एरे का क्या मतलब है? एरे का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस के साथ लिखते हो। फॉर एग्जांपल ये हमने सीक्वेंस के साथ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ आप एक सीक्वेंस के साथ लिखते हो, उसके बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स, मतलब कि कॉलम। मैं कोशिश करूँगा कि जिनकी उर्दू मीडियम है वो भी साथ साथ क्लियर होता रहे उनके लिए भी। अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर। कहते हैं जो कॉलम होता है ना, वो नंबर की तरतीब होती है। किस तरह तरतीब? एक सीक्वेंस में लिखो और उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ठीक है। मैट्रिक्स का उम्मीद करता हूँ सबको पता चल गया होगा। और दूसरी चीज़ उसने क्या बताई थी? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आपके सामने है। तो कहते हैं द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम डाटा मैट्रिक्स हैज़ इज कॉल्ड इट्स आर्डर। कहते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो रो की तादाद होती है ना, कि तारों की तादाद, एंड कॉलम्स, कॉलम की तादाद, वो होती है मैट्रिक्स का आर्डर। नीचे उसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। तो आपने फार्मूला लिखते हुए ना और क्वेश्चन हल करते हुए भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा नंबर ऑफ रो जो होती है ना, वो फार्मूले में पहले आती है। ठीक है। अब देखते हैं रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। अब आपके सामने रो की डेफिनेशन है। तो वो कह रहा है जी कि इन मैट्रिक्स द एंट्रीज। अब एंट्रीज किसे कहते हैं? एंट्रीज कहते हैं जो जिनसे ये मैट्रिक्स बने, मतलब कि नंबर, जितने भी नंबर है ना इधर हमने ऐड किए हुए, इन्हें कहते हैं एंट्रीज। कहते हैं एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, इस तरह। तो इस वे को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे। हम इस मैट्रिक्स में देखें तो हॉरिजॉन्टल वे में कितनी रोज बन रही हैं। हम देखें इधर से इस तरफ चले, ठीक है, ये भी एक बन रही है। अगर हम नीचे देखें तो इधर से इधर चले, ये भी एक रो बन रही है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास टोटल कितनी रो हो गई? 3। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? कॉलम। ठीक है। तो कहते हैं कॉलम क्या होता है? कहते हैं इन मैट्रिक्स द एंट्रीज। एंट्रीज मैंने आपको बता दिया है, जो नंबर होते हैं एंटर किए होते हैं उन्हें कहते हैं एंट्रीज। प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल वे मैंने आपको बताया दाएं से बाएं। ठीक है। और वर्टिकल वे आपने सिंपल वर्ड में याद रखना है, ऊपर से नीचे को कहते हैं। ठीक है। अब आप इसमें मैट्रिक्स में देखें कि ऊपर से नीचे आप कितने कॉलम फाइंड कर सकते हैं। ऊपर से नीचे भी देखें, एक यहाँ से इस तरफ आ रहा है। अब इसके अंदर भी टोटल कितने बन गए? 3 कॉलम्स है। ठीक है। अब आपको पता चल गया मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसका ऑर्डर, रो एंड कॉलम। ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं तो आप इजीली फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बताया था जी कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है। तो नीचे मैंने इसके लिए फार्मूला भी लिख दिया, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने रो का भी बताया था और कॉलम्स का भी बताया था। जब भी आपको रो के बारे में बताया लफ्ज़ सुनने में तो आपको पता चल जाना चाहिए था एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है।
इस तरह। और जब भी आपको कॉलम का नाम सुनाई दे तो आपको वर्टिकल लाइन याद आ जानी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखो जी, क्वेश्चन नंबर ए में वो क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर। तो आप अब चेक करो जी, इसके अंदर कितनी रो बन रही हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल वे में रो बनती हैं। तो ये 2 से 3 की जानब, ठीक हो गया। एक ये बन गई और एक -5 से 6 की जानब कितनी रो बन गई, 2। और मैंने बताया था आपको फार्मूले के अंदर हमेशा पहले आपने क्या लिखना है, रो की तादाद बाय। अब कॉलम की तादाद चेक कर लेते हैं। आपको मैंने क्या कहा था, कॉलम वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे चेक करें तो कि ये बन रही है 2 से -5 की तरफ, और 3 से 6 की जानब जाए तो फिर भी एक बनता है कॉलम। तो कितने बन गए कॉलम, 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आते हैं। तो रो उसी तरह हॉरिजॉन्टल वे में, एक ये बन गई, एक ये बन गई, कितनी हो गई टोटल 2 बाय। अब कॉलम कितने बन गए, एक ऊपर से नीचे ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, मतलब कितने कॉलम बन गए, 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ जाएं तो रो 2 से 4 की जानब कितनी बन गई, एक, इसके अलावा तो नहीं कोई बन रहे, नहीं। अब देखिए कॉलम कितने बन रहे हैं, एक 2 वाला और एक 4 वाला, ठीक है। एक नंबर भी ऊपर से नीचे जाता है, आपने हमेशा याद रखना। मतलब रो कितनी होगी, 1 बाय 2, ठीक हो गया। अब डी की तरफ जाएं तो डी की रो चेक कर लेते हैं पहले। ये एक ये हो गई, एक ये कितनी हो गई टोटल 3 बाय से थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। और कॉलम आप देखो तो एक ही बनता है, ठीक है। मैं इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ, तो इसके मैंने आपको डिटेल से पहले समझा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर एफ की जानब जाए तो आपने याद रखना है कि जहाँ पे सिर्फ एक नंबर होगा ना, तो उसका 1 बाय 1 नहीं होगा, 1 नहीं उसकी रो होगी और 1 नहीं उसका कॉलम होगा, मतलब 1 बाय 1, ठीक है। अब जे की तरफ जाए तो इसकी रो चेक करें, इस तरफ एक ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 3। और कॉलम चेक करें तो एक ये 3 से 4 वाला और लास्ट वाला ये वाला 0 से 5 वाला 3 बाय 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको उम्मीद करता हूँ कि सारा समझ आ गया होगा। आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें एक न्यू चीज़ आ गई है कि वो कह रहा है कि कौन सी मैट्रिसेस होती हैं जो आपस में इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये है, लेट ए एंड बी। कहता है ए एंड बी 2 मैट्रिसेस है, मतलब कि 2 मैट्रिसेस हैं आपके पास ए और बी, वो कब इक्वल होती हैं, अगर किसी चीज़ में डेफिनेशन में आ जाए इफ़ एंड ओनली इफ़, तो वहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि उसने थोड़ी सी कंडीशन दी हुई है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो वो चीज़ उसकी काबिल होगी, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो फिर वो, अब देख लेते हैं उसकी कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि द आर्डर ऑफ ए इक्वल, सॉरी इधर इक्वल था, इक्वल द आर्डर ऑफ बी। कहता है कि जो मैट्रिक्स ए है ना उसका आर्डर मालूम करें और आर्डर ऑफ बी मालूम करें, और वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन उसकी। दूसरी कंडीशन उसकी ये है, देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि कहते हैं कि कोई कॉलम है आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं हम एच वाला और ई वाला। उसकी एग्जांपल के तौर पे कहता है कि कोरिस्पोंडिंग का मतलब ये है कि एच में जहाँ पे 4 है, ई में भी वहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाना चाहिए, मतलब कि सारे एंट्रीज सेम होने चाहिए आपस में। इसका मतलब होता है कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज, ठीक है। आपको इक्वल मैट्रिक्स का पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपने इन सारे जितने भी टोटल क्वेश्चन है ना, इनको आपस में जो इक्वल्स हैं उनको आपने लिख देना कि इक्वल है। अब हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ए का ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1। अब देखो कि बाकी में से किसी का 1 बाय 1 है कि नहीं, इसका नहीं है,
इसका चेक करें तो ये एक ही रकम है, मतलब 5 - 2 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या बनता है 3। ठीक है, हम देखें तो वो आर्डर ए का और सी का भी सेम बन गया है कि नहीं, बन गया। उसके बाद कोरिस्पेंडिंग एंट्रीज हैं, मतलब कि यहाँ पे 3 है, वहाँ पे भी 3 है, तो मतलब कि ये फुलफिल हो गया कंडीशन। तो क्या लिख लेंगे हम, ए इज इक्वल टू सी के है। ठीक है, उसके बाद एक ये भी सॉल्व हो गया, एक ये भी सॉल्व हो गया। अब बी की तरफ आते हैं। बी बी देखें 3 और 5 है, मतलब इसका आर्डर क्या बना 1/2। एक रो है, 2 कॉलम है। अब देखें कि और किसी का है कि नहीं। अब बी का है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मगर दूसरी देखें कि कोरिस्पेंडिंग भी है कि नहीं। जहाँ पे 3 है वहाँ पे 3 है नहीं, मतलब इसको हम छोड़ देते हैं। एफ भी नहीं है, एच भी नहीं है, जी भी नहीं है। अब आई की तरफ आए तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 + 2 है, मतलब कि यहाँ पे क्या बन गया है 5। ठीक है, 3 और 5। हम देखें बी में भी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, अब बी में यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या बन गया 5, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बी किसके इक्वल है, आई के। ठीक हो गया, अब बी भी सॉल्व हो गया और आई भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या रह गया है, सॉरी इसका नाम भी बी लिखा गया है, इसका नाम है डी, सॉरी यहाँ पे डी है इसका नाम। अच्छा, डी का देखते हैं। डी का क्या है 5 और 3। देखते हैं 5 और 3 कहाँ पे और किसका आर्डर सेम है। अब आप देखो तो आपको बी के इक्वल कोई भी नज़र नहीं आएगा। अब डी के इक्वल कोई भी नहीं है, तो इसको हम फिर वैसे रहने देंगे। उसके आगे बढ़ते हैं ई की तरफ। ए के फार मैंने आपको समझाते हुए भी बताया था, तो वो क्या एच के इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा भी देख लेते हैं किसी के इक्वल है कि नहीं। जी के नहीं है, आई वैसे हमारे पास हो गया। और जी को देखिए सॉल्व करें तो पहले 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 2 2, मतलब किसके इक्वल हो गया ई एच और जे। तो हम लिख लेंगे ई इक्वल है जे के एंड एच के। ठीक है, अब जे भी हो गया है, एच भी हो गया और आई भी हो गया, डी भी हो गया, क्योंकि उसका सेम कोई मिला ही नहीं। अब कौन कौन सा रह गया, जी और एफ। ठीक है, अब एफ के 2 और 6 है। अब हम देखें तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें। 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 और 3 + 3 6, मतलब कि जैसा एफ है, मतलब इसका हम आर्डर देखें तो 2/1 है, इसका भी 2/1 है। और कोरिस्पेंडिंग एंट्रीज देखें, वहाँ पे भी 2 है, वहाँ पे भी 2 है। ठीक है, जहाँ पे 6 है वहाँ पे 6 है। तो क्या हम लिखेंगे जी कि एफ इज इक्वल टू क्या है जी के। ठीक है, अभी ये आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसको आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके।